हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे ई वे बिल के बारे में कि ई वे बिल का मतलब क्या है और ये कब बनाया जाता है। तो देखिए, जीएसटी के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ ई वे बिल। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब आप अपने गुड्स की मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है जिसे हम बोलते हैं ई वे बिल। अब ये कब बनाया जाता है? अब ये ई वे बिल बनाया जाता है जब आपकी कोई गुड्स की मूवमेंट हो रही हो, चाहे वो व्हीकल से हो रही हो या किसी कन्वेंस से हो रही हो, और उस इनवॉइस की, बिल की या डिलीवरी चालान की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है। अब मूवमेंट किसी भी रीज़न से हो सकती है, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो अदर देन सप्लाई हो। इसका मतलब क्या है कि आपके गुड्स या तो जॉब वर्क के लिए जा रहे हैं, या आपके गुड्स ब्रांच ट्रांसफर के लिए जा रहे हैं, या आप इनवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, यानी आप रिवर्स चार्ज में गुड्स की परचेज कर रहे हैं फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब अगर मैं बात करूं 50,000 की वैल्यू की, तो इस 50,000 की वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो यहाँ पर जो आपकी इनवॉइस वैल्यू होनी चाहिए, उसमें गुड्स की वैल्यू प्लस जो भी आप जीएसटी पे कर रहे हैं उन सबको ऐड कर कर आपकी 50,000 की लिमिट देखी जाती है। बट आप इसमें वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। देन जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, गुप्ता ट्रेडर्स सप्लाई करता है गुड्स अमृतसर इन पंजाब टू नेडुकेटर्स हैदराबाद इन तेलंगाना। वाइड इनवॉइस नंबर दिस डेटेड 19 मई, जिसके अंदर राइस ब्रांडेड भी है, व्हीट फ्लावर ब्रांडेड भी है और अनब्रांडेड भी राइस और व्हीट फ्लावर है। तो अगर मुझे 50,000 की लिमिट देखनी है तो मुझे ब्रांडेड राइस की वैल्यू विद जीएसटी एंड व्हीट फ्लावर की वैल्यू विद जीएसटी ही देखनी है। तो मेरी जो वैल्यू मानी जाएगी एज पर एलिजिबिलिटी ऑफ ई वे बिल, तो वो रहेगी 2,10,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसाइनमेंट वैल्यू। देन हाउ इट इज जनरेटेड, ये कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले ई वे बिल की वेबसाइट है www.ewaybillgst.gov.in, जिसमें ई वे बिल के आप 2 पार्ट फिल करते हैं। जब आप ई वे बिल भरते हैं तो आपके पास में एक ई वे बिल का फॉर्म आता है दैट इज EWB01, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में आपके जितने भी गुड्स से रिलेटेड डिटेल्स है और आप किस रीजन की वजह से मूवमेंट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आएंगी, एंड किसको कर रहे हैं, चाहे आपका बिल टू हो और चाहे आपका शिप टू हो। अगर वो डिफरेंट प्लेसेस पर है तो आपको दोनों की डिटेल्स मेंशन करनी होती है। एंड पार्ट बी जो है, पार्ट बी होता है ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, कि आपके गुड्स किस व्हीकल से जा रहे हैं, किस कन्वेंस से जा रहे हैं, और उस व्हीकल का जो है आपको नंबर लिखना होता है वहां पर। अब पार्ट ए जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन भी फिल करता है, या तो सप्लायर हो चाहे वो रेसिपेंट हो। अगर वो एफसीएम में कर रहा है तो फिर सप्लायर होगा, और अगर वो आरसीएम में कर रहा है तो वो रेसिपेंट होगा। एंड पार्ट बी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन भी भर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है। अगेन नेक्स्ट आता है वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, यानी जो आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड होगा। तो अगर आपके पास कन्वेंस है जो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? अगर लेस देन 100 किलोमीटर्स तक डिस्टेंस है तो 1 डे के लिए वैलिड रहेगा आपका ई वे बिल, और जितने भी जितना भी आपका एक्सटीड होता रहेगा ओवर दी 100 किलोमीटर्स, आपको 1 एडिशनल डे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं अगर, तो यहाँ पर आपके पास में डिस्टेंस जो है वो है 525 किलोमीटर है, तो वैलिडिटी विल बी 100 किलोमीटर इंटू 5 दैट इज 5 डेज, और एडिशनल 25 किलोमीटर है तो 1 एडिशनल डे मिल गया आपको। इसका मतलब है कि आपका ई वे बिल 6 डेज के लिए वैलिड रहेगा। और अगर आप यहाँ पर ओवर डायमेंशनल कार्गो में अपना सामान की मूवमेंट कराते हैं
तो उसके लिए आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी, अगर लेस देन 20 किलोमीटर्स तक 1 डे है एंड देन 20 किलोमीटर एंड एक्सीड करता है उससे तो एक और एडिशनल डे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। अगर किसी रीजन से उस वैलिडिटी के दौरान आपका जो ट्रक है या आपका जो भी कन्वेंस है वो आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती है तो आप अपनी जितनी भी वैलिडिटी होगी उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि जो जनरेटर होगा ई-वे बिल का हैज टू ईदर 8 आवर्स बिफोर एक्सपायरी, यानी उस ई-वे बिल के एक्सपायर होने से पहले 8 घंटे से पहले आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो आपका ई-वे बिल अब एक्सपायर हो चुका है और आपको पता ही नहीं था तो आपके पास में 8 घंटे बाद के हैं, यानी विद इन 8 ईयर्स आफ्टर इट्स एक्सपायरी आप अपने ई-वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, ये होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। नेक्स्ट आता है कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल, यानी वेयर एन ई-वे बिल हैज जनरेटेड। अगर आपका ई-वे बिल बन चुका है बट जो गुड्स हैं वो ना तो आपके ट्रांसपोर्ट हुए, ना ही आपने ई-वे बिल में जो गुड्स दिखाए हैं वो एज पर दी डिटेल्स हैं जो आपके कन्वेंस में हैं, तो आप अपने ई-वे बिल को इलेक्ट्रॉनिकली 24 आवर्स के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हैं। अगर ट्रांजिट निकल चुकी है, आपकी ट्रांजिट हो चुकी है, तो आप अपने ई-वे बिल को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, हु शुड जनरेट द ई-वे बिल। किसको बनाना होता है ई-वे बिल? कंसाइनर और कंसाइनी खुद से बनाता है ये। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो रही है खुद के या हायर्ड कन्वेंस से या रेलवे से या एयर से या बाय वेसल से, तो ये आपको खुद ही जनरेट करना होगा। एंड अगर आप अपने गुड्स को किसी ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर आ जाते हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, तो ई-वे बिल जनरेट करेगा ट्रांसपोर्टर। एंड वेयर गुड्स आर सेंड बाय द प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड इन अदर स्टेट। अगर आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो एक प्रिंसिपल जॉब वर्कर को, अब इसमें जॉब वर्कर का मतलब क्या होता है? जॉब वर्क का मतलब होता है जब आप अपना सामान, अपने गुड्स को किसी दूसरे इंसान को देते हैं काम करने के लिए, और जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको रिटर्न कर देता है गुड्स को, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जॉब वर्क। एंड जिसको आप सामान दे रहे हैं, अपने गुड्स दे रहे हैं फॉर दी वर्क, तो उसे बोला जाता है जॉब वर्कर। तो अगर आप अपने जो प्रिंसिपल है वो जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है फॉर दी जॉब वर्क, तो ई-वे बिल जनरेट करा जाता है बाय द प्रिंसिपल। एंड अगर आप अपने गुड्स जो हैं सप्लाई करते हैं थ्रू ECO, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसका मतलब है अगर आप अपने गुड्स को Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करते हैं या आप अपने गुड्स को किसी कोरियर एजेंसी को दे रहे हैं, तो पार्ट ए जो है वो ECO या कोरियर एजेंसी ही आपकी फिल आउट करती है। नोट, अगर किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से या कोई एक्सेप्शनल नेचर की वजह से आपके गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए विद इन द वैलिडिटी पीरियड, देन जो ट्रांसपोर्टर है वो एक अनदर ई-वे बिल जनरेट कर सकता है इन द पार्ट बी। आपने जो अपना ई-वे बिल का फॉर्म भरा था उसके पार्ट बी में आप अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप अपने व्हीकल को चेंज कर रहे हैं, फॉर अ गॉड सेक, अगर आपका कोई मान लो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रक आगे नहीं चल पा रहा है, तो वो सामान हमने शिफ्ट करा, या आपका ट्रक खराब हो गया है और आपको अपने ट्रक को इंटरचेंज करना है, तो आप अपना सामान अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपके पास ई-वे बिल पोर्टल पर एक ऑप्शन होता है दैट इज अपडेट व्हीकल नंबर। आप उस अपडेट व्हीकल नंबर पर जाकर आप अपने जो न्यू व्हीकल का नंबर है उसे अपडेट कर सकते हैं और उस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसमें कंडीशन है कि जो आपकी वैलिडिटी रहेगी वो ओरिजिनल ही पीरियड की रहेगी, ये नहीं होगा कि आपकी वैलिडिटी अगेन रीस्टार्ट हो रही है। देन ई-वे बिल नीड्स टू बी जनरेटेड मैंडेटरी इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज लेस देन 50,000। अब यहाँ पर 50,000 से कम की वैल्यू है, स्टिल आपको ई-वे बिल जनरेट करना ही होगा। कब? अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को
इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहा है तब, एंड अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट करते हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की जो एग्जम्प्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। केसेस व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको ई वे बिल बनाने की नीड नहीं है, चाहे भले ही आपकी जो वैल्यू है वो 50,000 से क्रॉस कर रही हो। अगर आप अपने ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉन मोटर व्हीकल से करते हैं तो आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं होती। देन अगर आपके गुड्स जो हैं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर द क्लियरेंस बाय कस्टम, अगर आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं एंड आप अपने प्रेमाइसिस से कस्टम पोर्ट तक तो ई वे बिल जनरेट करेंगे, बट जब आप अपने कस्टम क्लियरेंस के लिए कस्टम पोर्ट वाले जब वो इनलैंड लेकर जाते हैं, डिपो पर लेकर जाते हैं, तो वो जो डिस्टेंस है उसका ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। अगर आपका एम्प्टी कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आप ई वे बिल जनरेट नहीं करोगे, या आप अपने गुड्स को, अपने ट्रक को लेकर जा रहे हैं फॉर वे ब्रिज, यानी हिंदी में बोलें तो इसे धर्म काटा। अगर आप अपने ट्रक का वेट जो है वो मेजर करवाने के लिए वे ब्रिज लेकर जा रहे हैं और डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर तक का ही है, तो आपको ई वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपको एक डिलीवरी चालान जरूर जनरेट करना होगा। नोट है, पार्ट बी ऑफ ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप पार्ट बी आपको रिक्वायर्ड करने की नहीं है, अगर आप 50 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं विद इन सेम स्टेट, तो आपको ई वे बिल में पार्ट बी भरने की नीड नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं है। पेनल्टी, अगर आपके गुड्स जो हैं जो ट्रक में हैं वो आपकी ई वे बिल में नहीं है, या आपका ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है, वैलिडिटी निकल चुकी है, एंड अगर आप उस चीज़ में पकड़े जाते हो तो आपके जो पेनल्टी लगेगी वो 10,000 और जितना भी आपका सामान होगा उस पे जो जीएसटी लगेगा वो, इन दोनों में से जितना भी हायर जो भी वैल्यू होगी उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, मान लो मेरा जो सामान मूवमेंट हो रही है वो 1 लाख का गुड्स है और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो 1 लाख का 18% 18,000 रुपये और 10,000 विच एवर इज हायर, तो यानी 18,000 रुपीज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसके साथ साथ आपके गुड्स और आपकी कन्वेंस दोनों को सीज कर लिया जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे ही ई वे बिल के लिए या और आपको इंटरेस्टिंग जीएसटी से रिलेटेड और एक्सेल से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो एक्सेल लर्नर्स को फॉलो करें। थैंक यू।